नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीक़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें भी जो चैप्टर सेल है, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई। हालाँकि इसमें हम लोग और इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम लोग सेल के ही बारे में मेनली रूप से पढ़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अन्य जगह देखते होंगे कि जो इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स है, केवल उसी को पढ़ाया जाता है और बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ें और इसमें हम ओरिजिनल पीडीएफ लगाने के बजाय जो जिस किताब से हमने पढ़ा था, उस किताब का फ़ोटो खींचकर हमने पीडीएफ के रूप में उसे कन्वर्ट कर दिया है, ताकि ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग आसानी से पढ़ लें और जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको भी पता चलेगा कि कोई भी किताब को कैसे पढ़ा जाता है, खासकर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम अपने बारे में बता देते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मेरे से ही क्यों पढ़े या या मेरे बारे में थोड़ा-सा आप जान लें, सॉरी। तो मेरा ये 17वीं बीपीएससी पीटी का मार्क्स है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और इसमें मेरा 101 मार्क्स है। कैटेगरी बीसी है, ठीक है? और बीसी का कट ऑफ आप देखेंगे कि इस समय गया था अराउंड 84 से लगभग 16 नंबर ज़्यादा है, ठीक है? नेक्स्ट आगे में देखते हैं। आगे ये जो बिहार सीजीएल हुआ था, ये बिहार सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का, ये मेरा मेंस एग्ज़ाम का एडमिट है, यानी कि मैंने पीटी भी क्वालीफाई किया है, मेंस का भी। और सॉरी, जो बिहार सीजीएल 3 है और उसमें मेंस का भी एग्ज़ाम दिया था, हालांकि मेंस मेरा नहीं हुआ। ये दरोगा जो 1275 है, जैसा कि दोनों में देख रहे हैं, मेरा ही फोटो है। तो 1275 जो है, तो उसका ये पीईटी है, मतलब कि ये रनिंग के लिए है, जो फिजिकल होता है उसका एडमिट कार्ड है, ठीक है? ये मेरा मार्कशीट है अभी 71वीं बीपीएससी का, प्री का 87 है, जो कि इसमें भी, और बीसी का लगभग 84 कट ऑफ गया था, उस कट ऑफ से भी 3 और ज़्यादा है, ठीक है? और ये अभी जो 1799 हुआ, उसका ये एडमिट कार्ड है, जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसका है। और ये मेरा ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है। तो आइए हम लोग ये देख लिए, हम अपने बारे में बता दिया आपको। आइए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एक बारी-बारी से पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, इस बारे में मेन रूप से पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, ठीक है? सेल होता है कि सभी जीवित जीवों की जो मूलभूत सभी जीवित जीवों जीवों की मूलभूत संरचनात्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक संरचनात्मक कार्यात्मक और जैविक इकाई है। कोशिका को सेल को जीवन का आधार भी कहा जाता है, ठीक है? ये थोड़ा सा सेल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसे हम लोगों ने जान लिया। चलते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला लाइन है कि कट की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे-छोटे प्रकोष्ठ हैं। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है, ठीक है? कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है? सन 1665 ईस्वी में हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल यानी कि इसका हिंदी में कोशिका होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इसको समराइज करते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने, और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ये इन्होंने कहाँ किया था? तो कारक यहाँ देखिएगा कि कार्क एक पतली पदार्थ वृक्ष की छाल से प्राप्त किया था। कार्क जो होता है, ये वृक्ष है,
कार्क के वृक्ष की छाल से किया था, ठीक है। जो इन्होंने कोशिका देखा था, कोशिका की खोज की थी, ये मृत कोशिका थी। कैसी थी? ये मृत कोशिका थी। हालाँकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये कार्क कार्क के छाल ने किया था, ठीक है। ये इन्होंने जो एक खोज किया था वो मृत कोशिका थी। और सेल, यहाँ सेल जो है, सेल पूछेगा कि किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। याद करिएगा एक-एक पॉइंट, ये सब सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा का शब्द है। और सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। आइए आगे में देखते हैं। इसमें से आप इसको आगे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। हालाँकि इसमें आगे में पढ़ते हैं। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं। सजीवों में अलग-अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करते हुए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज भी किया जाता है। ठीक है, आगे में इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जब सेल पढ़ेंगे हम लोग, जब सेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल पढ़ेंगे तो पहले तो सेल का इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मोटा-मोटी एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ना है हमको। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के हम लोग बाहरी आवरण पढ़ेंगे फिर से, जिसको हम लोग झिल्ली, और झिल्ली के साथ-साथ इसको कोशिका भित्ति भी, जो प्लांट में हम कोशिका भित्ति भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अंदर एक इसमें केंद्रक पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म है। कोशिका के अंतर्गत जो पाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ होते हैं उसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कोशिका के अंदर कुछ अंग पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग में आता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने देख लिया कि मोटा-मोटा जान लिया कि हमें आगे क्या-क्या पढ़ना है। अब आइए हम लोग एक-एक लाइन करके पढ़ते हैं। हम लोग इसमें सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास किताब का उतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि एक छोटी-सी संरचना है जो हमने देखा है, ये आगे में पढ़िएगा तो नीचे आता है कि शलकण प्याज की मूलभूत इकाई है। जो प्याज हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि प्याज है, तो प्याज में क्या होता है कि बारीकी से हर एक परत एक छिलका पाया जाता है, ठीक है। तो जो हर एक छिलका है, तो इस प्याज के लिए जो प्रत्येक छिलका हुआ ना, इसके लिए इसकी मूलभूत इकाई हो गया, ठीक है। जैसे जो हमारा शरीर लाखों, सॉरी अरबों खरबों अरबों सेल से मिलकर बना है, ठीक है। सेल से मिल के बना है। सेल सेल सबसे किसी भी चीज़ के लिए जो होती है सबसे छोटी और जो सबसे छोटी होती है, वो कोई भी चीज़ छोटी-छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। और जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसे ही हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे सलकंद के लिए, सॉरी प्याज के लिए उसकी क्रियात्मक इकाई सलकंद सलकंद को कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसके लिए न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकाएं भी होती हैं, जो कुछ जीव जो होती है एक कोशिका की ही बनी होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्पर्म देखेंगे मेल में, फीमेल में एग देखेंगे। ये सारी की सारी एक कोशिकाएं एक कोशिकाएं एक कोशिका की ही बनी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग एग जो खाते हैं मुर्गी वाला, वो भी एक कोशिका का ही बना होता है, ठीक है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया, यानी कि जब आवर्धक लेंस खोजे उसके बाद ही सूक्ष्मदर्शी जो बने थे, ठीक है। इससे संभव हो सका, यह पता चला कि एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है। जैसे एक कोशिका संपूर्ण में अपने आप में एक संपूर्ण जीव की तरह काम करती है। जैसे कि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिका ही होती है अमीबा में, और उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि
मानव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और अमीबा एक कोशिका ही होती है। जैसे एक कोशिका में कैलो कैलीम्यूड कैली कैली कैलेमिडोना मिडोमोनास पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। इन इन सजीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं जो बहुकोशिकीय होती है। फंजाई होती है, कवक, पादप और जंतु, ये सारी की सारी बहुकोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे में देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको समझ कर लेते हैं। एक कोशिका के जीव, एक कोशिका अपने आप में भी एक संपूर्ण जीव है। और कहा है कि एक कोशिका अपने आप में संपूर्ण जीव अगर स्टेटमेंट देता है एग्जाम में, अगर बोलेगा कि अपने आप में एक जीव नहीं होते हैं तो ये गलत है। एक कोशिका भी अपने आप में जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? तो अमीबा है, कैलेमिडोनामास है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया है। ठीक है, और बहुकोशिकाओं में कवक भी आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, पादप है और जंतु है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं कि बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं प्रत्येक जो कोशिका होती है जीव की एक कोशिका से ही मिलकर बनती है। जितने भी बहुकोशिकाएं देखते हैं हम लोग एक कोशिका से ही मिलकर बनती है। जैसे कि पहले मानव का निर्माण जो होता है, मानव का विकास होता है माँ के गर्भ से होता है। और माँ का गर्भ में बच्चा जो पलता है वो क्या होता है कि स्पर्म जो होता है और ओवम, ये दोनों से मिल के बनता है। जो स्पर्म भी एक सेल होता है और ओवम भी एक सेल की कोशिका होती है। जब ये दोनों मिलती है तो इसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के बाद इसके बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद बच्चे का विकास होता है। ठीक है, बच्चे का विकास होता है। ठीक है, भ्रूण के बाद क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। यहाँ पे एक कोशिकाओं से ही विकसित होती है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। जो जितने भी कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। ठीक है, आगे में देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको बहुत सारे मिलेंगे। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कार्क के छाल से प्राप्त किया था। उनमें उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। और कभी भी कहेगी कि कोशिका की किससे की गई थी? सूक्ष्मदर्शी, याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप। ठीक है, उससे खोजा गया था। ल्यूविमेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की पता लगाया था। यानी कि जीवित कोशिका की किसने की खोज की थी? ल्यूमेन हॉक ने। कब किया था? 1674 ईस्वी में। आप एक पॉइंट्स याद करके रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ का खोज की? तो केंद्रक की खोज की। कब की? 1831 ईस्वी में। J.E. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसे जीव द्रव या इंग्लिश में इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम्स स्लीडन 1838 में तथा टी स्वान 1839 में ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो एम्स स्लीडन और टी स्वान ने। ठीक है, मिलकर दोनों ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। इन्होंने बताया कि कोशिका सिद्धांत का मतलब बताया कि सभी पौधे और जो जंतु हैं कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। और सभी चीज़, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, वो कोशिका से ही मिलकर बनी है। बिरचू यहाँ पे मिट गया है, आप पढ़िएगा तो यहाँ पे इतना पढ़ा गया है कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितना बार पढ़ा है। तो बिरचू थे, बिरचू ने यहाँ पे है, बिरचू ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। जो इन्होंने 1839 में स्लीडन और स्वान ने दिया था, उसको आगे किसने बढ़ाया था? बिरचू ने बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगक को समझना आसान हुआ। पहले कोशिका को समझना आसान नहीं था। कोशिका क्योंकि बहुत छोटी होती है और इसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इस कोशिका के जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि केंद्रक हो गया, कोशिका के अंग बहुत सारे होंगे, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवद्रव,
राइबोसोम इत्यादि बहुत सारी चीज़ इसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो समझिए कि कोशिका कितनी छोटी होगी और इसके अंतर्गत जो कोशिकाएँ हैं वो कितनी छोटी होंगी। तो हम लोग इसको समराइज करते हैं कि हम लोग यहाँ यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार, जो क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हुक ने कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कहेगा तो किसने किया था? ल्यूमेन हक ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, 1674 ईस्वी में खोजा था ल्यूमेन हक ने। और कहाँ खोजा था? तालाब के जल में। ठीक है, अब आगे में पढ़िए कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। जो सेल के अंतर्गत एक छोटा सा चीज पाया जाता है उसे ही केंद्रक कहते हैं। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। ठीक है, उसके बाद जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में तरल पदार्थ जो होते पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, उसके बाद इस जो कोशिका सिद्धांत था आगे इस चीज को किसने बढ़ाया था? बिरचू ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। हम लोगों ने समराइज कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए कि यहाँ जितने भी दिखाए गए हैं कि सभी सारी के सारी वन सेल कोशिकाएं हैं, जैसे कि अंडाणु हो गया, शुक्राणु, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, वसा हो गया, ये तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, ये भी एक वन सेल की कोशिकाएं हैं। ठीक, हालांकि ये जो मिल के बनती है इसमें और जुड़ जाता है आगे में, तो ऐसे ऐसे ये कोशिका अपने आप में जुड़ती है। ठीक है, देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कि कोशिकाओं की आकृति जो हो और तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। जितनी भी कोशिका होती है उनकी जो आकार होती है, उनकी आकृति है, उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि एक कोशिकीय, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में अमीबा पढ़े थे, पैरामीशियम पढ़े थे, क्लोडिमनास पढ़े थे, और भी एक चीज़ पढ़ा था। ठीक है उधर, तो एक कोशिकीय जो अमीबा है, एक कोशिकीय अपना आकार बदलती है, तो अमीबा अपना आकार बदलती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, मतलब कि न ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, नहीं रहता। और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं एकमात्र ऐसी कोशिका है जो स्थिर रहती है। तंत्रिका कोशिकाएं अपने जीवन काल में सबसे स्थिर कौन सी रहती है? तंत्रिका कोशिकाएं। तीसरा हमने इसी में देखते हैं, इसको हम पॉइंट वाइज कर दिए। देखिए देखेंगे कि आपको इस किताब को किस रूप में पढ़ा गया। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। ठीक है, एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? जो हर एक कोशिका की कुछ मूलभूत कार्य होती है, और ये कार्य कैसे करते हैं? जैसे हम लोग कार्य कैसे करते हैं, तो कोई ना कोई उसका माध्यम होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होती है, श्रम विभाजन होता है। जैसे कि ब्लड को आदान प्रदान करना है तो उसमें पंपिंग हॉट करता है, फिर हॉट करता है। ठीक है, फिर नली होती है, जो वाहिकाएँ होती है, वो ब्लड को इधर से उधर ले जाने में मदद करती है। तो पाचन का काम लीवर करता है, पेट करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो वही बता रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य का एग्जाम्पल दिया है। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर में रुधिर हृदय को पंप करता है, यहाँ पे दे दिया, आमाशय भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिका की जो जीव होती है उसमें भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जो प्रत्येक कोशिका कार्य करती है, तो प्रत्येक कोशिका कैसे कार्य करेगी? तो उसके अंतर्गत कुछ अंगक होते हैं। ठीक है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, तो हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना। और इसके अंतर्गत जो केंद्रक एक होता है, केंद्रक के अंतर्गत डीएनए होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण करने की क्षमता होती है। और ये आगे के वंशज में ये जो माता पिता से जो जीन मिलता है, इसी के माध्यम से जीन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि कोशिका के अंतर्गत कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग है उसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कि कोशिका में
नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कौन से अंग करते हैं, ठीक है। तो अगर कहें कि बहुकोशिकीय यहाँ से इसको समराइज कर लेते हैं इससे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्टेटमेंट में कि केवल बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, केवल ये क्या सही है? नहीं, ये कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ये कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेडोमोनास हो गया, ये सारी जीव हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि यहाँ से आदि है। इन कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के अंतर्गत जितने भी कोशिकांगों के कारण एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, ठीक है। जो कोशिका अपने जीवित रहती है वो इन्हीं की बदौलत होती है। मान लीजिए कि हम लोग के शरीर से, जो हम लोग का शरीर जीवित है, हमारे शरीर से अगर लीवर काट लिया जाए, फेफड़ा काट लिया जाए, तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार कोशिका के अंतर अंग भी हैं। जैसे हमारे अंग हैं, लीवर है, फेफड़ा हो गया, तो उन्हें हटा दिया जाए तो हम लोग नहीं जीवित रहेंगे। उसी प्रकार अगर कोशिका के अंग को हटा देते हैं हम लोग, तो कोशिका भी जीवित नहीं रहेगी। तो वही कह रहा है कि कोशिकांगों मतलब कोशिका के जो अंग हैं, उसी कारण ही ये कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्यों को करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। एक कोशिका में जिसे जो मूल मिलकर क्या बनाती है, एक मूलभूत इकाई में बनाती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंतर्गत जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, केंद्रक होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो हम पहले भी बता चुके हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? एक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन सभी को मिलाकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी कोशिकाएं, जैसे कि ब्लड सेल हो गया या फिर न्यूरो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हो गया, इन सभी में लगभग समान कोशिकाएं पाए जाते हैं। यानी कि सभी में राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कर रहा है कि सभी में एक प्रकार की कोशिकाएं होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं, ठीक है। यानी जैसे कि हार्ट या कि हार्ट की कोशिकाएं हैं तो उसका काम अलग चीज़ है, बट उसमें भी जो लीवर का होगा कोशिका, सेम ही प्रकार के अंगक पाए जाएंगे। उसका कार्य कोई भी हो लेकिन अंगक समान होता है, ठीक है। अथवा वे किसी भी जीव में पाई जाती हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के जीव में पाई जाती है, उसका सभी का जो कोशिकाएं होती है सभी का काम अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अंगक होते हैं कोशिका के अंतर्गत वो समान होते हैं, ठीक है। यानी कि कोशिका के कार्य भले अलग अलग हो लेकिन कोशिका के अंतर्गत जो पाए जाने वाले अंग होते हैं समान होते हैं। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हम ये अपने लिए लिखे हैं कि 1672 में लीवन हॉक ने, हम लोग पहले भी पढ़ा था, जीवित सिलिका की खोज की थी। और 1665 ईस्वी में, पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर्क के छाल से कोशिका की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पे 8 क्लास में है कि WC एक कोशिकाएं होती हैं और यह अपनी आकृति बदलती है। क्लास 8 में जो हम पढ़ते हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। और झिल्ली कोशिकाओं की आकृति प्रदान करती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे में कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिकाओं की संरचनात्मक संगठन क्या है। जो कोशिका होती है किससे बनी होती है और इसकी संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, मतलब कि माइक्रोस्कोप से करते हैं, इस तरह से तो कोशिका को हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, एक तो हर एक प्रकार की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होगी, एक केंद्रक होगा और एक कोशिका द्रव होगा। यानी कि अगर ये कोशिका मान लेते हैं, इसके बाहरी जो आवरण होते हैं उससे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली यानी कि पर्दा झिल्ली, ठीक है, सभी कोशिकाओं में दिखाई देगी मोटा-मोटी। और एक केंद्रक होगा, ठीक है। और केंद्रक के जो बाहर, इसमें जो केंद्रक और कोशिका के बीच में जो गैप होती है, इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। लिक्विड को हम इसी लिक्विड को कोशिका द्रव कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे हम इसको देखते हैं। यहाँ तक हम समझ लेंगे कि क्या क्या कोशिका में पाया जाता है और इसकी संरचना क्या होती है। पहले हम लोग किससे बनी होती है और इसकी संरचनात्मक संगठन क्या है, ठीक है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे ये अपनी जो सारी क्रियाकलापें करती है, ठीक है।
ये देखो प्लाज्मा झिल्ली अथवा इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिकाओं के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक प्रागमय झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक प्रागमय झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं में पदार्थों को गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं, हम उसको देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको सिंपली वेज में, थोड़ा साधारण लैंग्वेज में। यहाँ कह रहा है कि कोशिका जो झिल्ली होती है, हम जैसे कि पहले बता सकते हैं कि ये बाहरी आवरण होती है। ठीक है, और ये बाहरी आवरण होती है। ठीक है, और ये जो इसकी झिल्ली होती है, इस प्रकार इसकी संरचना होती है कि जो कोई भी चीज़, कोई पदार्थ बाहर से अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है। यानी एक तरह से समझिए कि झिल्ली एक महीन जाल की तरह होती है। मतलब छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर से पसीना वगैरह निकलता है तो हमें शरीर के छिद्र दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे निकलता है। उसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है, सरंध्र, उसी को हम लोग सरंध्र कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली वर्णनात्मक होती है। ठीक है, और इसी के जो इसमें झिल्ली होती है इस प्रकार से बनी होती है ताकि बाहर और अंदर से पदार्थ आ जा सके। ठीक है, ये कैसे गति करती है हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसको समझते हैं अच्छा से। कि कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 है अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यहाँ से यह कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए जो हमने कोशिका के बारे में बात की थी कि कोशिका क्या होता है कि संरद्ध होता है। कोशिका की जो बाहरी परत होती है झिल्ली, वो संरद्ध होती है। ठीक है, ये क्या होती है कि जो बाहरी परत होती है ना, संरद्ध थी, मान लीजिए कि ये वाला बाहरी परत है तो संरद्ध होती है और ये यहाँ से चीज़ें आ सकती है, बाहर जा सकती है। ठीक है, जब ये कोशिका से बाहर और अंदर जब वायु जाता है, वायु का अगर आदान प्रदान होता है तो हम इसको विसरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। ठीक है, जब जब लिक्विड चीज़ें आती जाती है, लिक्विड चीज़, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। हम लोगों ने देखा भी होगा, परासरण का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो जो हम लोग किशमिश अगर ठोस चीज़ है उसको पानी में हम भिगोते, पानी में डालते हैं तो ये सुबह सुबह में फूल जाता है। सॉरी, तो ये किस कारण फूल जाता है, तो सर ये परासरण के कारण फूल जाता है। चना जो भिगोने के लिए रखते हैं वो भी सुबह फूल जाता है, तो इसका कारण क्या है, परासरण। क्या कारण है, परासरण। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट और है कि जब भी कोशिका के अंतर्गत चाहे वायु हो या यहाँ पे देखते हैं या द्रव चाहे कोई भी लिक्विड हो, तो इनका गति कैसे होता है, तो गति हमेशा होता है कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर देती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। आप कहेंगे कि सर हमको सांद्रता नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। तो मैं बता दूं आपको कि उच्च सांद्रता का मतलब होगा कि यहाँ पे गाढ़ा यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा, और निम्न सांद्रता की ओर होता है थोड़ा सा ढीला टाइप में, मतलब कि घोल हो, अगर एक घोल को मान ले तो ये गाढ़ा घोल होगा और ये ढीला घोल होगा, मतलब पतला घोल। ठीक है, जैसे कि अगर पानी में अगर आटा डालते हैं तो उसका घोल थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और वही पानी में चीनी या नमक डालते हैं तो घोल उसका पतला हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया कि पहला बात कि जब कोशिका से कोशिका के बाहर चीज़ें का आदान प्रदान होगी तो लिक्विड फॉर्म में अगर हो रही है तो उसे परासरण कहेंगे हम, और गैसीय फॉर्म में अगर आदान प्रदान हो रही है कोशिका के झिल्ली से तो उसे हम विसरण कहेंगे। ठीक है, ये आदान प्रदान होती कैसे होती है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, यानी उच्च सांद्रता का मतलब गाढ़ा हो गया और निम्न सांद्रता का मतलब हो गया ढीला टाइप में। ये साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे में लिखा हुआ है उच्च पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है। उदाहरण के लिए कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है,
कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है और उसका उच्च सांद्रता बढ़ जाती है। यानी जब शरीर के अंतर्गत CO2 इकट्ठा हो जाएगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा CO2, यहाँ सांद्रता उच्च हो जाएगी, ठीक है। जब सांद्रता उच्च हो जाती है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण, जो कोशिका के बाहर जो होती है पर्यावरण, CO2 की सांद्रता बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित यानी कोशिका के अंतर्गत CO2 की सांद्रता से की अपेक्षा कम होती है। बाह्य पर्यावरण जो होती है, बाह्य वाला जो होता है, जो अंदर वाला से सांद्रता कम होती है। जब ये वाला कम होगा बाहर वाला और ये वाला ज़्यादा होगा तो क्या कैसे पढ़ें कि ज़्यादा से कम की ओर होते हैं, ज़्यादा से कम की ओर होती है, नहीं, ठीक है, ज़्यादा से कम की ओर होती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन की बाहर की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है और अंदर की सांद्रता कम हो जाती है। जैसे अंदर की सांद्रता कम होगी, बाहर की ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे विसरण दे दिया, गैस के आदान प्रदान विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जल जल देखिए यहाँ पे दिया है जल में सेकंड कि जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की जब गति जब वर्णात्मक प्रागमा झिल्ली से के द्वारा होती है तो इसे प्रसारण कहते हैं। जैसे कि पहले समझाती हैं कि जल जब होगी तो उसे प्रसारण कहेंगे और लिक्विड जो गैस होगी तो उसे हम विसरण कहेंगे, ठीक है। आगे में देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रसारण में जल के अणु वर्णात्मक झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं। सेम चीज, जहाँ उच्च से क्या होता है निम्न की ओर, जहाँ हाई सांद्रता होगी हाई सांद्रता से लो सांद्रता की ओर होगी, हाई सांद्रता से लो, हाई से लो, हाई से लो। यदि हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, इस निम्न क्या होगा, निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है, ठीक है। यह बता रहा है कि अगर हम यदि हम कोई सेल है यदि हम कोई सेल ये नमक पानी नमक यहाँ पे कर रहा है या चीनी की घोल है, नमक या चीनी की घोल हो, उसमें हम कोई कोशिका को डुबोते हैं तो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट हो गए या 3 घटनाएं हो सकती है। या तो क्या हो सकता है, पानी बाहर के पानी कोशिका के अंतर्गत अंदर आ जाए, या अंदर से कोशिका के अंतर्गत जो लिक्विड पदार्थ है बाहर चला जाए, या फिर दोनों बराबर हो जाए। 3 कंडीशन हो सकता है, या तो बाहर से अंदर आ सकता है या अंदर से बाहर जा सकता है, या दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इसी को तीन रूप में कहा गया है। जैसे अल्प यहाँ पे दिया है कंसेप्ट में, अल्प परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। इसमें मेनली होता है कि एक सेकंड कहाँ थे अल्प परासरणी दाबी विलयन, ठीक है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जब हम चीनी या पानी के घोल में किसी सेल को रखते हैं तो क्या होता है कि ये बाहर से जो बाहर वाला पतला घोल होता है, ठीक है, पतला यानी कि बाहर लो सांद्र होता है, लो सांद्र, और अंदर हाई सांद्र होता है। अंदर क्या होता है, हाई सांद्रता है सर, ठीक है, हाई सांद्रता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि लो से हाई की तरफ जाती है। यानी देखिए यहाँ पे दे रहा है, यदि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो, कम जो जल में शक्कर अथवा नमक की जो मात्रा है वो कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि मतलब पंचुचू टाइप में कर सकते हैं। नमक और पानी, नमक या शक्कर कम डालेंगे, पानी ज़्यादा रहेगा तो पंचुचू लगेगा, यानी गीला, यानी कि बहुत पतला घोल होगा, में रखा जाता है। तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर अंदर चला जाता है, यानी कि लो से हाई की तरफ जाता है। यानी हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि लो से क्या इससे जाता है, जहाँ लो होगा हाई, तो लो से हाई की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसे हम अल्प रासायनिक दाब कहते हैं। सेम चीज़ अगर सेम चीज़ इसमें क्या होता है कि जब बाहर से अंदर जाता है जल, तो जल के अणुओं की अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आगमन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। जैसा कि हम बताएं कि अर्धप्रागमा जीरो है तो बाहर से अंदर जा सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है, ठीक है। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है, ठीक है, जो अंदर ज़्यादा मात्रा में जाती है। इस प्रकार शुद्ध
परिणाम यह होता है कि जल कोशिका के अंदर गया, और इससे क्या होता है, जब कोशिका के अंदर जल ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो कोशिका क्या होती है, फूलने लगती है, या क्या होती है, फूलने लगती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता ठीक बराबर हो, यानी कि दोनों बराबर, जैसे कि हम तीन तीन कंडीशन बताए थे। जब दोनों बराबर होगा तो ना तो अंदर से बाहर जाएगा, ना बाहर से अंदर रहेगा, तो उसे समप्राशनीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समप्राशनीय विलयन। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ना तो बाहर जाती है ना तो अंदर जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिका के माप में, इसलिए क्या होता है, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन होता है। अगर बाहर से अंदर जाएगी तो कोशिका फूल जाएगी, या फिर अंदर से बाहर जाएगी तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि इसमें कि यदि कोशिका के बाहर बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, यानी कि क्या करें कि जो कोशिका है और यहाँ पे नमक या जल या शक्कर शक्कर या नमक जो होता है अधिक मात्रा में डाल दे, और इसको बहुत ज़्यादा सांद्र बना दे, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दे, इसको इस लिक्विड को इतना बना दे कि जो अंदर का जो लिक्विड है उससे ज़्यादा हो। तो क्या होगा, इस कंडीशन में अंदर वाला जल बाहर आने लगेगा। जब अंदर से जल बाहर आएगी तो ऐसी विलयन को हम अति प्रासरणीय विलयन कहते हैं। कोई भी चीज़ अपने क्या होता है, इसको समझने के लिए ट्रिक समझिए कि अति, कोई भी चीज़ अगर अति कर देता है, कोई आपका दोस्त हो या कोई भी हो, अगर आप आपको अति कर देता है तो आप क्या करते हैं, उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब अति होगा तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा, अंदर से बाहर। जो अति कोई कर देगा तो अपने पास से उसको बाहर भेज दीजिएगा, बाहर यानी अंदर से बाहर, याद कर लीजिएगा अति प्राशन में। और जब अल्प कहेगा तो बाहर से अंदर आएगा, जब अल्प कहेगा तो बाहर से अंदर, और अति कहेगा तो अंदर से बाहर। ऐसी कंडीशन में जैसे कि बताएं कि जब बाहर अंदर से बाहर पानी जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होती है, सेल सिकुड़ जाती है। प्राशन इस प्रकार विसरण का ही एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक जो झिल्ली के द्वारा गति होती है, और वो निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम क्रियाकलाप बताया कि कैसे कैसे गति होती है। सेकंड में हम लोगों ने समझ लिया कंसेप्ट को। अब नेक्स्ट जो चीज़ें होती है यहाँ पे दिखाया है कि गैस ने बताया, देखिए हम लिख भी चुके हैं कि जो गैस होती है विसरण विधि के द्वारा होती है। वाटर में जो प्रासरण विधि की होती है, हाई सांद्रता से लो सांद्रता की हमें हमेशा गति होती है, ठीक है। विसरण या प्रासरण हाई से लो की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ तक पढ़ लेते हैं इसको, और जो शेष बचेगा हम कल देखेंगे उसको। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्राशन द्वारा जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पदार्थों का लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनका आवागमन होगा झिल्ली के माध्यम से, तो उसमें प्रासरण करते हैं। क्या होते हैं? प्रासरण। तो वही कर रहा है कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव 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 जो होते हैं तथा अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं, और पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण के का एक उदाहरण है। यानी आपसे पूछेगा कि जो जलीय पौधे होते हैं अपना जो कैसे जल ग्रहण करते हैं, या कैसे अपनी जो आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता होती है कैसे ग्रहण करते हैं, तो पानी से के माध्यम से करते हैं, और पानी के माध्यम से प्राशन के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार जो दिखाई दे रहा है कि इसी प्रकार कोशिकाओं के जीवन में विसरण जल तथा गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है सॉरी। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। जब कोशिका हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे कोई चीज़ अंदर जा रहा है, प्रोटीन अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये भी विसरण के माध्यम के द्वारा ही होता है, ठीक है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब एक जगह से दूसरा जगह हम लोग भेजेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ही लोग को एक जगह से दूसरा जगह जाना है, तो हमें क्या होता है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। उस परिवहन के माध्यम से हमें ऊर्जा का खपत होता है, ठीक है। सेम वही चीज़ कर रहा है कि हमें परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, ये क्या होती है, जो बाहरी वलय होती है लचीली होती है, ठीक है। और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड मतलब यहाँ होता है वसा, और प्रोटीन की किसकी बनती है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वसा और लिपिड की बनी होती है। यहाँ तक देखिए, आगे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बता भी दिए हैं, तनु मतलब पतला होता है। तनु का मतलब अगर नहीं याद हो रहा है तो तनु एक गर्ल का नाम समझिए, और वो गर्ल कैसी पतली है, ठीक है। तनु एक गर्ल है, वो गर्ल पतली है, और सांद्र जहाँ कहेगा तो गाढ़ा गोल या गाढ़ा या उच्च सांद्रता, हाई सांद्रता, ठीक है।
और जो तनु होता है लोह संरचना, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। जैसा कि बताया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य आवरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा करता है। यानी अमीबा कैसे भोजन करता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा करता है, ठीक है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, लचीलापन होता है, ठीक है। तो जो अमीबा की कोशिका होती है, अमीबा हो गया, तो इसकी कोशिका इस प्रकार होती है, इतना लचीला होता है ना कि अंत में क्या होता है कि जब इस तरह होता है कि जब कोई जीव आता है तो इसको क्या करता है ना कि पहले इस कोशिका के बाहरी आवरण से दबाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये इस तरह से दबाता है पहले, और अंत में क्या करता है कि इसको दबाते हुए अंत में ये दोनों सटा के और इसमें जो जो भी इसके भोजन होते हैं फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसी इसी को ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना बाह्य पर्यावरण से भोजन करते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो मुंह होती है ना कोई अन्य पदार्थ होती है, ठीक है। तो ये झिल्ली के माध्यम से, जैसे कि हम बताए हैं कि यहाँ से कैसे ये भोजन अपना ग्रहण करते हैं। अन्य पदार्थ भोजन तथा अन्य अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऐसे इस जो अपना भोजन इस प्रक्रिया के माध्यम से करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि कहेगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोसाइटोसिस के द्वारा निम्न में से कौन सा जीव भोजन करता है, तो उसमें अमीबा या अमीबा अपना भोजन किस विधि के माध्यम से करता है, तो एंडोसाइटोसिस के माध्यम से करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, और इसके बाद कोशिका भित्ति, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पे, कोशिका द्रव, उसके बाद कोशिका अंग पे आएंगे। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए अभी इतना ही पे हम लोग खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, ठीक है। वो BPSC 72 के सोर्स से संबंधित है, जो 71वीं में पूछे गए BPSC 71 की हिस्ट्री के क्वेश्चन से संबंधित है। तो आप कोई भी सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमें क्या सुधार करना होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, तो रखते हैं, और अंत में जाते-जाते यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।